इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। इस बार रजनी जी भी चिल्लाते हुए बोली, तो और क्या करती? बताओ क्या करती मैं उस वक्त? और कोई रास्ता छोड़ा था तुमने मेरे सामने? तुम उस लड़की जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ उसी के प्यार में पड़ने जा रहे थे। अपनी ही आंखों के आगे अपने बेटे को एक गहरे कुएं में कूदने नहीं दे सकती थी मैं जितना तुम्हें उस लड़की से दूर रखने की कोशिश करती थी, तुम उतना ही उसके करीब चले जाते थे। पूरे घर में तुम ही सबसे ज़्यादा उसके हिमायती बनते फिरते थे। तो मुझे तुम्हें बस उसे दूर रखना था। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। तो मैंने तुम्हारी सगाई अनन्या से करवा दी थी, लेकिन मुझे कहकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बबीता जी भी रजनी जी का समर्थन करते हुए बोली, सही कह रही है तुम्हारी माँ समय। अगर वो यह नहीं करती तो और क्या करती? इन दोनों बहनें ने अपनी औकात से कुछ ज़्यादा ही बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। एक बहन तो हमारे ना चाहने के बावजूद भी इस घर की बहू बन चुकी थी। अब हम दूसरी को इस घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। इनका ना कोई स्टेटस है और ना ही कोई नाम, और फिर ये दोनों अपनी माँ की तरह ही तो हैं। जैसे उनकी माँ हमारे और अपने परिवार के मुंह पे कालिख पोत कर भाग गई, वैसे ही यह लड़कियाँ भी हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ पैसा और ज़िंदगी के ऐसो आराम से मतलब है जो उन्हें तुम दोनों के साथ रहकर बड़ी आसानी से मिल सकते थे। संस्कार जो इतनी देर से खामोश खड़ा था, वह अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए माँ। किसी मरे हुए इंसान के बारे में ऐसे शब्द कहने में आपको शर्म नहीं आती? कुछ गलत नहीं किया था वसु की माँ ने। सारी सच्चाई जानते हैं हम लोग। बस उनकी एक ही गलती थी कि उन्होंने प्यार किया, वह भी एक गरीब लड़के से। वह लड़का आप लोगों की तरह अमीर परिवार से नहीं था, इसलिए उनके परिवार ने उन्हें नहीं अपनाया। अगर धरा के पिता भी हमारे परिवार की तरह अमीर और जाने माने नाम वाले होते तो शायद वसु की माँ को यह कदम नहीं उठाना पड़ता। बबीता जी गुस्से से आंखें लाल करते हुए बोली, तुम्हें बड़ी हिम्मत आ रही है उस वसुंधरा की माँ की। तुम्हारे कहने से बात सही नहीं हो जाएगी। गलत थी वो, गलती की थी उसने। ऐन मौके पर शादी से भाग गई, क्या यह गलती नहीं थी? अपने परिवार और हमारे परिवार की इज्जत तक का ख्याल नहीं किया उसने, क्या यह उसकी गलती नहीं थी? संस्कार आराम से बोला, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि धरा के पापा से प्यार करते हुए भी उन्होंने चाचू से शादी के लिए हाँ की। और शायद आप लोगों की नज़रों में उनकी गलती यह थी कि उन्होंने सब चीज़ों से ऊपर अपने प्यार को रखा। बबीता जी अपने आपे को खोते हुए बोली, प्यार प्यार, यह सब बकवास है और कुछ नहीं। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया है तुम दोनों पर। ना जाने उन दोनों लड़कियों ने कौन सा जादू कर दिया है तुम पर। बबीता जी आगे भी बहुत कुछ कहने वाली थी कि तभी संस्कार खुद को बड़ी मुश्किल से शांत करते हुए फिर दोबारा से बोला, माँ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए और ऐसा कुछ मत करिए या कहिए जिससे मैं आपकी बेइज्जती करने पर मजबूर हो जाऊं। रजनी जी रोते हुए समय को देखते हुए बोली, तुम यहाँ गलत कर रहे हो समय। यह फैसला सही नहीं है। वह लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको ना तो चलने का तरीका है, ना ही बात करने का सलीका। लड़कियों जैसे एक भी बात नहीं है। कौन ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? एक बार तो मेरी बात को ठंडे दिमाग से तो सोचो। कौन सी बात तुम्हें उसमें लड़कियों जैसी लगती है? अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो हमारी तो समाज में नाक ही कट जाएगी, क्योंकि उसकी बदतमीजी के किस्से तो हमारी पूरी बिरादरी में मशहूर हैं। समय बड़े आराम से बोला, या तो मैं नहीं जानता माँ, और फिर शादी मुझे करनी है, ना कि आपकी इस सो कोल्ड समाज और बिरादरी को। समाज उसके बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं,
ना यह मैं जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वसु भाभी के बाद अगर इस घर में किसी और की चिंता है तो वह सुहानी है। वसी भाभू तो वैसे भी कुछ दिनों में संस्कार भाई के साथ जाएंगी ही, तो वो अपने साथ सुहानी को भी ले जाएंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब वसु भाभी और संस्कार भाई के साथ कोई और रहे, जिससे उनके बीच में दूरियां बरकरार रहें। इसलिए मैं सुहानी को जल्द से जल्द अपनी बीवी बनाकर अपने साथ रखना चाहता हूँ, ताकि उन दोनों का रिश्ता भी अपने मुकम्मल मुकाम तक पहुँच जाए और उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी दूरियां हैं वह सब खत्म हो जाएं। मेरे इस कदम से बहुत सी ज़िंदगी संवर जाएगी। और वैसे भी मैं यह फैसला किसी के दबाव में आकर नहीं ले रहा हूँ, बल्कि इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं सुहानी से प्यार भी करता हूँ। कहकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन दरवाजे तक जाकर वो रुका और मुड़कर एक बार फिर से बोला, लेकिन हाँ माँ, यह बात अभी आप किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं मौका देखकर खुद बड़े पापा और दादी माँ से यह बात कहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस बार तो आप अपने बेटे की खुशियों के आड़े नहीं आएंगी, क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि मेरी खुशियाँ सुहानी के साथ है। उसके बाद संस्कार और समय वहाँ से निकल गए और रजनी जी और बबीता जी वहाँ पर रोती रह गई। अगला दिन सुबह हो चुकी थी। ठाकुर हवेली में घर के आधे से ज़्यादा लोग तो सारी रात सोए ही नहीं थे। कुछ लोगों को आने वाले कल की चिंता थी, तो कुछ को अपने आज की। बबीता जी, रजनी जी और साहिल, तीनों में से कोई भी अपने कमरे से नहीं निकला था। साहिल की तो हालत ऐसी नहीं थी कि वह बाहर जा सके, तो वहीं रजनी जी को समय की बातें इतनी हर्ट कर रही थी कि उनका कहीं भी जाने को मन नहीं था। और बबीता जी, वह तो अपने दोनों बेटे को लेकर बहुत दुखी थी, इसलिए वह भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। इधर कल रात जो कुछ भी हुआ था उससे सुहानी भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि वसुंधरा की हालत ही कुछ ऐसी थी। उसके दिलो दिमाग से कल की बातें निकल ही नहीं रही थी। उसे साहिल के हाथों का स्पर्श अब भी अपने शरीर पर महसूस हो रहा था। वह अपने दिलो दिमाग से जितना इन सब बातों को निकालने की कोशिश करती, उतना ही यह सब बातें उस पर हावी होती जाती है। वह यह सोच कर परेशान हो रही थी कि अगर संस्कार समय पर नहीं आता तो फिर उसका क्या होता। इधर सारी रात सुहानी उसके साथ ही थी। वसुंधरा बड़ी मुश्किल से सोती, लेकिन बार बार डर कर उठ जाती। उसे बार बार यह महसूस होता कि साहिल फिर दोबारा से उसके पास आएगा और उसके साथ वही सब करने की कोशिश करेगा। सुहानी बड़ी मुश्किल से उसे समझाती और दोबारा से सुला देती। सारी रात यही सिलसिला चलता रहा और सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों उठ गई, या यह कहें कि सारी रात सोई ही नहीं। इधर सुबह होने का इंतजार समय और संस्कार दोनों का था। समय दादी माँ और रणधीर जी से अपने और सुहानी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसे सुहानी को इस रिश्ते के लिए तैयार करना था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जो कुछ उसने सुहानी के साथ पहले किया है, उसके बाद तो सुहानी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी। तो वह इसी उधेड़-बुन में लगा था कि वह सुहानी को किस तरह से राजी करे, क्योंकि वह पहले ही सुधीर जी से इस बारे में बात कर चुका था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि अभी सुहानी बहुत छोटी है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है और वह पढ़ाई भी कर रही है, इसलिए वह उसकी शादी अभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे में अगर सुहानी खुद इस रिश्ते के लिए मान जाती है, तो वह इस शादी को होने से रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए बस वह किसी भी तरीके से सुहानी को इस शादी के लिए मनाना चाहता था। तभी उसकी आंखों के सामने अभी कुछ दिनों पहले की घटना
एक रील की तरह चलने लगी। जब कुछ दिनों पहले अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में समय इस शहर के एक बड़े से होटल में गया था। शाम के लगभग 7 बज रहे थे और उसकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। आज संडे था, इसलिए होटल के कैफेटेरिया एरिया में भी काफ़ी भीड़ थी। एक जगह लड़के लड़कियों का झुंड बना हुआ था तो अपनी मस्ती में मस्त थे और जिन्हें देखकर समय के ओठों पर मुस्कुराहट खिल गई, क्योंकि एक वक्त था जब वह भी तो इसी तरह कॉलेज के लड़के लड़कियों की तरह बिल्कुल बेफिक्र और मस्त मौला हुआ करता था। यह सोचकर उसने अपना सर झटका और वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसके चलते हुए कदम अपनी जगह पर रुक गए और उस आवाज़ से उसे पलटकर उस जगह देखने पर मजबूर कर दिया। उसने पलटकर गौर से उस जगह पर देखा तो उसकी आंखों के ठीक सामने एक लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था और उसने अपने हाथ में लाल गुलाब लिया हुआ था और उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। दोनों के ही चेहरे पर मुस्कुराहट बराबर बनी हुई थी। उस लड़की को वहाँ देखकर समय की आंखों में अंगारे उतर आए। उसकी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गई। उसका बस चलता तो वह उस लड़के की जान वहीं ले लेता, लेकिन वहाँ का माहौल देखते हुए उसने खुद के गुस्से को किसी तरह से काबू में रखा और वहीं खड़ा रहकर वहाँ होने वाला तमाशा देखने लगा। वो लड़का जो घुटनों के बल बैठा हुआ था, वह उस लड़की के आगे गुलाब का फूल करते हुए बोला, सुहानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगे? विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सुहानी ने जब उस लड़के का कन्फेशन सुना तो वह भी हैरान रह गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने उसके हाथ से वह गुलाब का फूल लिया और बोली, देखो अबीर, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं ना तो तुम्हारा दिल तोड़ना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी दोस्ती को खोना चाहती हूँ, पर सच तो यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त ज़रूर मानती हूँ। और वैसे भी तुम पूरे कॉलेज में शायद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग लड़के हो, तो बस इस नाते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना मंजूर करती हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरे इस जवाब को दूसरी डायरेक्शन में मत ले जाना। हर रिश्ते से पहले हम दोनों दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, और अगर साथ रहते रहते मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग आई तो हम दोनों अपने इस रिश्ते को आगे ज़रूर बनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। यह बात सुनकर अभीर सीधा खड़ा हुआ और उसने सुहानी को अपने गले से लगा लिया। सुहानी ने भी मुस्कुराकर उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस कर दी और वह दोनों कुछ पल बाद एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर उनके सारे दोस्त जो उनके आसपास खड़े थे, वह ज़ोर ज़ोर से हुटिंग करने लगे। वही समय ने जब यह सब देखा तो उसका गुस्सा अपनी हद पार कर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सुहानी इतनी आसानी से उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है। वह तो सुहानी को वहाँ से खींचकर ले जाना चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो सुहानी की नज़रों में उसकी रेपुटेशन और ज़्यादा खराब हो जाती। इसलिए वह गुस्से से भनभनाता हुआ वहाँ से चला गया। समय बीती बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह खुद से बोला, मैं भी देखता हूँ सुहानी कि तुम कब तक मुझसे दूर रहती हो और इस शादी से कैसे इनकार करती हो। तुम्हें मेरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम चाहे किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचो या फिर उसे शामिल करना चाहो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी संभव नहीं होगा। मैं हर उस इंसान को तुमसे दूर कर दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि या तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे बीच चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन तुम आज भी मुझसे ही प्यार करती हो और मैं तो
हमेशा से तुमसे ही प्यार करता रहा हूँ। भले ही मैं वक्त पर अपने प्यार को नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बहुत मजबूर था, लेकिन अब ना तो मैं मजबूर हूँ और ना ही तुम। इसलिए हम दोनों को एक होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस इंतज़ार करो सुहानी शर्मा से। सुहानी समय ठाकुर बनने की समय तो पूरी प्लानिंग कर चुका था कि वह किस तरीके से सुहानी से शादी के लिए हाँ बुलवाएगा। तो अब वह मस्त होकर सो रहा था क्योंकि बस अब उसे इंतज़ार था तो संस्कार के चेन्नई से वापस आने का, क्योंकि जो उसने सोचा था उसे करने के लिए उसे 1 हफ्ते की ज़रूरत थी और वह संस्कार ने उसे दे दिया था। वह संस्कार और वसुंधरा के साथ ही सुहानी को लेकर इस घर से जाना चाहता था। इधर संस्कार को भी सारी रात इसलिए नींद नहीं आई थी क्योंकि वह तो सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पहले तो उसने सोचा था कि वह चेन्नई से आने के बाद दादी माँ और रणधीर जी से अपनी और वसुंधरा की शादी के बारे में बात करेगा, लेकिन जो कुछ भी कल रात हुआ था उसके बाद अब वह वसुंधरा को यहाँ छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब सुबह होते ही रणधीर जी से यह बात करेगा ताकि वह जल्द से जल्द वसुंधरा को यहाँ से ले जा सके। आज सब लोग घर पर ही थे, कोई भी कहीं नहीं गया था। ना तो घर के मर्द अपने ऑफिस गए थे और ना ही वसुंधरा और सुहानी अपने कॉलेज। दोपहर का समय वसुंधरा और सुहानी दादी माँ के कमरे में आई। सुहानी अंदर आते हुए बोली, दादी माँ, आपने हम दोनों को बुलाया है, कुछ काम था क्या? दादी माँ वसुंधरा को देखकर फीका सा मुस्कुराई और बोली, आओ बेटा, अंदर आओ। और फिर उन्होंने इशारा करके वसुंधरा को अपने पास बैठा लिया। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? वसुंधरा ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ दादी माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर कमरे में चारों तरफ देखा, जहाँ इस वक्त घर के सभी लोग वहीं मौजूद थे। यह देखकर सुहानी और वसुंधरा हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के ही दिमाग में उस दिन की यादें ताज़ा हो गई जब उसकी ज़िंदगी को लेकर एक बहुत ज़रूरी फैसला लिया गया था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था, यही कमरा था और घर के सभी लोग इसी तरह से मौजूद थे और यहाँ का ऐसा ही माहौल था। सब याद आते ही वसुंधरा के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी जिस तरह का फैसला पहले लिया गया था उसी तरह का कोई और फैसला एक बार फिर से लिया जाए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वह दोनों यह तो समझ ही गए थे कि बात ज़रूर बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसलिए सब लोग इस तरह से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दादी माँ ने उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोली, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वसुंधरा। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी घर की बहू थी और मेरे रहते मेरे ही घर में मेरी बहू के साथ ऐसा सलूक हुआ तो फिर मैं यहाँ होने का क्या फ़ायदा हुआ? यह दिन देखने से पहले मेरी आंखों हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं हो गई? अच्छा हुआ जो तुम्हारे दादाजी पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वरना यह देखकर तो वो वैसे भी जीते जी मर जाते। कहते कहते शारदा जी की आंखें आंसुओं से भर आई। वहीं उनकी बात सुनकर वहां खड़े हुए सब लोगों भी भावुक हो गए। वसुंधरा ने जल्दी से उनका हाथ थामा और बोली, नहीं दादी माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज़। जो कुछ भी कल हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और इस दुनिया में एक आप ही हैं तो हैं जो हमारा एकमात्र सहारा हो। अगर आपको ही कुछ हो जाएगा तो हम दोनों बहनों का क्या होगा? कहते कहते वसुंधरा भी रोने लगी। शारदा जी ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोली, नहीं बेटा, अब और नहीं रोना है तुम्हें। अब तुम्हारी ज़िंदगी में
सिर्फ खुशियाँ आएंगी और तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज़रूरी फ़ैसला लिया है। और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आज तक तुम हमारे लिए हुए हर फैसले को सिर झुकाकर मानती आई हो, आज इस आखिरी फैसले को भी मान लेंगी। मैं मानती हूँ कि आज तक लिए हुए सभी फैसले तुम्हारे लिए कुछ अच्छे साबित हुए नहीं हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज हम जो फैसला लेने जा रहे हैं उससे लेने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आएगा और ना ही तुम्हें या हमें इस फैसले पर कभी कोई पछतावा होगा। वसुंधरा अपनी आंखें खोली शारदा जी को देखते रही और उनकी बात समझने की कोशिश करने लगी। वह या तो समझ गई थी कि आज शारदा जी उनकी ज़िंदगी को लेकर कोई बहुत बड़ी बात कहने जा रही हैं, लेकिन क्या यह वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी वह इस परिस्थिति में भी नहीं थी जो उनकी बात से इनकार करती या फिर अपने मन की बात को उनके सामने रख पाती। शारदा जी ने एक नज़र बाकी परिवार के सदस्यों को देखा और फिर से अपनी नज़रें वसुंधरा पर जमा दी और वसुंधरा से बोल, मैं समझ चाहती हूँ वसुंधरा बेटा कि अब तुम इस घर में ना रहकर अपने पति के घर में रहो। वैसे भी शादी के बाद उसके पति का घर ही एक औरत का असली घर होता है। मैं तुम्हारी शादी होने के बाद भी तुम्हें इस घर में रखकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अगर मैं पहले ही तुम्हें संस्कार के साथ इस घर से विदा कर देती तो शायद यह सब नहीं होता जो कल रात इस घर में हुआ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अब अपने पति के साथ ही रहोगी। फिर वो संस्कार की तरफ देखते हुए कहती हैं, संस्कार बेटा तुम एक बार चेन्नई से वापस आ जाओ और रजिस्ट्रार से बात कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द रजिस्ट्रार हो जाए, ताकि तुम कानूनी तौर पर भी पति पत्नी बन जाओ। और साथ ही हम तुम्हारा ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे ताकि तुम पूरे अधिकार से अपनी पत्नी को अपने घर ले जा सको, क्योंकि अब वसुंधरा बालिग भी हो चुकी है और अपनी गृहस्थी को संभालने के काबिल भी। तुम दोनों को अपने रिश्ते को किस तरीके से संभालना है या तुम दोनों जानो, लेकिन अब से वसुंधरा या तो तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी पत्नी बनकर, या फिर वह तुमसे तलाक ले लेगी ताकि मैं उसका घर किसी और के साथ बसा सकूं और उसकी ज़िंदगी में जो खुशियां उसे छीन ली गई है उन्हें वापस कर सकूं। यह सुनते ही वसुंधरा की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तो बस बेयकीनी से शारदा जी को देखती रही। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पैरों तले किसी ने जमीन ही खींच ली हो। वह तो कल रात के हादसे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि अब उसके ऊपर एक और बम फोड़ दिया गया था। अब आखिर उसके साथ क्या हो रहा था। संस्कार से तलाक लेने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती थी और ना ही संस्कार ऐसा कुछ सोच रहा था, लेकिन वह संस्कार के साथ उसके घर में उसकी पत्नी बनकर जाना भी नहीं चाहती थी। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करे और क्या नहीं। क्या? वसुंधरा बहुत धीमे और अटकते हुए बोली तो शारदा जी ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा और बोली, हाँ बेटा, हमने यह फैसला किया है कि अब से तुम संस्कार की पत्नी बनकर रहोगी, वह भी पूरे हक से। और यकीन करो हम पर, अब तुम्हारे साथ और कुछ बुरा नहीं होगा। रखने को तो हम तुम्हें और संस्कार को इस घर में भी रख सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी रुकावट आए या तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत किसी के तानों और आहों से हो। आखिरी की बात उन्होंने बबीता जी और रजनी जी को देखकर कही थी। शारदा जी की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक अलग ही खुशी थी, सिवाय बबीता जी और रजनी जी को छोड़कर। वसुंधरा उन्हें मना करना चाहती थी और सुहानी भी इस सब के लिए राजी नहीं थी,
सुहानी ने जैसे कुछ कहने की कोशिश की, वसुंधरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसे देखकर अपनी गर्दन ना में हिलाई तो सुहानी को इस वक्त उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। मना तो वसुंधरा भी नहीं करना चाहती थी और शायद वह शारदा जी को इस सब के लिए मना कर भी देती, लेकिन जब उसने सब परिवार वालों के चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखा जो कल के हादसे के बाद मुरझा गए थे, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन इस वक्त उसका मन फूट फूट कर रोने के लिए कर रहा था। सब लोग उसके चेहरे को ही देख रहे थे, तो उसने सिर झुकाकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और देखकर सब लोग के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो गई और सब लोग आपस में आगे क्या करना उसके बारे में चर्चा करने लगे। रणधीर जी तो सबसे रिसेप्शन के बारे में चर्चा करने लगे और बाकी सब लोग संस्कार और वसुंधरा की शादी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। वसुंधरा को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह वहाँ से खड़ी हुई और दादी माँ की इजाज़त लेकर अपने कमरे में चली गई। सुहानी भी उसके पीछे जाने लगी, लेकिन राधिका जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया, क्योंकि उन्होंने जब वसुंधरा को जाते हुए देखा तो संस्कार के चेहरे पर आए हुए परेशानी के भावों को भी देख लिया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनका मन मानना था कि जब एक का दर्द दूसरे के चेहरे पर नज़र आने लगता है तो इसका मतलब होता है कि वह दोनों एक रिश्ते में बंधने के लिए उपयुक्त हैं। वह जानती थी कि इस वक्त वसुंधरा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वह यह चाहती थी कि उसकी परेशानी को सुहानी नहीं बल्कि संस्कार खुद दूर करे, इसलिए उन्होंने सुहानी को वहाँ जाने से रोक दिया। वसुंधरा शारदा जी के कमरे से निकली तो भागकर अपने कमरे में जा पहुंची और सीधा जाकर बेड पर पेट के बल लेटकर जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन बोली, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों हमेशा मेरे अरमानों का गला इस तरह से दबा दिया जाता है? क्यों कोई मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचता या मुझसे कुछ भी पूछा नहीं जाता? पहले सबने मिलकर मेरी ज़िंदगी का फैसला लिया और मेरी शादी संस्कार से करवा दी। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं उस शादी को करना चाहती हूँ या नहीं, और आज फिर एक बार मुझे संस्कार के साथ इस घर से भेजने के लिए कह दिया गया। क्या किसी ने जानना नहीं चाहा कि मैं इस घर से जाना चाहती हूँ या नहीं? क्या मैं संस्कार के साथ रहना चाहती हूँ या नहीं? नहीं रहना मुझे संस्कार के साथ, नहीं करनी मुझे संस्कार के साथ शादी। नहीं हूँ मैं खुद को एक बार फिर से तोड़ने के लिए तैयार। मैं अब संस्कार को कोई और मौका नहीं दूंगी कि वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाए या फिर मेरा दिल इस कदर तोड़ दे जैसे पिछली बार तोड़ा था। पिछली बार उन्होंने मेरे साथ किया, उसका दर्द तो आज भी मुझे महसूस होता है, तो कैसे एक बार फिर से वही दर्द सहने के लिए खुद को तैयार कर लूँ? नहीं, नहीं कर सकती मैं यह सब, नहीं, कभी नहीं। उनसे शादी करके मैंने जो खोया है वह मुझे जीवन में कभी वापस नहीं मिल सकता, और ना ही मैं इसके लिए संस्कार को कभी माफ़ कर सकती हूँ। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इस वक्त खुद को रोने देना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। उसके रोने की आवाज़ काफ़ी तेज थी, लेकिन सब लोग शारदा जी के कमरे में अपनी बातों में मस्त थे, तो किसी तक भी उसकी आवाज़ पहुंचने वाली नहीं थी। संस्कार ने जैसी वसुंधरा को इस तरह से जाता देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह साफ देख पा रहा था कि वसुंधरा के चेहरे पर कितनी उदासी है, और वह इस बात को भी समझ रहा था कि वसुंधरा शायद उनके रिश्ते को लेकर अभी भी असमंजस में है, और शायद कल के हादसे की वजह से वो इस वक्त इस तरह की किसी भी बात के लिए तैयार थी। लेकिन इस बार वह उसका साथ छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वह उसे परेशान होकर जाता देखकर उसके पीछे पीछे चल दिया। धारा
जैसे ही वसुंधरा के कानों में संस्कार की मीठी आवाज़ पड़ी तो झट से बेड से उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। जहाँ पर संस्कार खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। वसुंधरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना दुपट्टा ठीक करके बेड पर सीधी होकर बैठ गई। वह संस्कार के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे और लगातार बहे जा रहे थे। वह जितना अपनी आंखों को साफ करती, वो उतनी ही तेज गति से फिर दोबारा से बह निकलते। क्या वसुंधरा संस्कार की बात मान लेगी? देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, इस कहानी का अगर कोई भी भाग आपसे छूट गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।